यूपी पीसीएस 2024 एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है देवप्रयाग आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, आज हम यूपी पीसीएस 2024 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनका समग्र विश्लेषण करेंगे, उनके स्रोतों सहित कहां से प्रश्न पूछे गए, उस सभी चारों विकल्पों पर चर्चा करेंगे। केवल एक विकल्प आंसर पर नहीं, उनके चारों विकल्पों पर चर्चा करेंगे। और 2019 से लेकर 2025 तक यानी 2024 तक, यानी इन 5 सालों में किस टॉपिक से कितने प्रश्न है वो भी चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आप क्लास देख रहे हैं, इसलिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनालिसिस कीजिएगा, क्या गलती आपसे हुई, क्यों? क्योंकि अगले 3 महीने में आपका दूसरा फिर एग्जाम होने जा रहा है, वो है आपका समीक्षा अधिकारी। तो इस स्थिति में आपको अपना स्वमूल्यांकन करना है, कहां से गलती हुई, किस गलती के कारण आप चूक रहे हैं जो है मुख्य परीक्षा देने से, और क्या रणनीति अपनाएं कि जिससे आप समीक्षा अधिकारी में ऐसी गलती ना होने पाए, ये आपको ध्यान देना है। यूपी पीसीएस का जो स्टैंडर्ड रहा है 2024 का, हम लोग फिर चर्चा किए हैं, लेकिन आज डिटेल चर्चा करते हैं। क्या लोक सेवा आयोग यूपीएससी के राह पर चला है? क्या लोक सेवा आयोग छात्रों के साथ कोई बदला लिया है, जैसा कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि बदले की भावना? ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल चर्चा करेंगे कि लोक परीक्षाओं को टलवाने के लिए प्रयासरत थे, आयोग ने इसे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। फिलहाल चर्चा करेंगे, आज समग्र विश्लेषण होगा, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। प्रश्न कहां से लाए गए हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या रही है, कैसे प्रश्न ये टफ है या सरल है, मेरिट कितनी जाएगी, लोक सेवा आयोग अपनी आंसर की कब जारी कर रहा है, कब तक रिजल्ट आएगा, समीक्षा अधिकारी का पेपर कब होगा, इन सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें मात्र 42%, यानी अगर हम कुल बात करें, आप देखते हैं कि इस 2024 का यूपी पीसीएस 5,76,154 अभ्यर्थी थे, यानी लगभग 6 लाख, 5,74,154 अभ्यर्थी थे। इन अभ्यर्थियों में से मात्र 42% यानी 2,41,212 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी है, यानी 42% लोग उपस्थित हुए। और इस 42% में से आप देखें तो मतलब बड़ी संख्या 58% लोग क्या रहे, अनुपस्थित रहे। आधे से अधिक लोग नहीं गए परीक्षा देने। क्यों? दूसरे प्रदेश के जो लोग थे वो लोग परीक्षा देने नहीं आए, बिहार वगैरह के लोग परीक्षा बहुत कम दिए, कई राज्यों के लोग कम दिए, जो यूपीएससी को टारगेट बनाए हैं वो लोग भी पेपर नहीं दिए, इसी कारण से या जो भी रहा है, ऐसे कारण रहे हैं। उसके बाद ठंडी, दूसरी बात लोगों का जो आपका जो ये था सेंटर था, दूर दूर जो है जनपदों में गया था। इन सभी कारणों से परीक्षार्थियों की संख्या कम रही। लेकिन उसका फायदा किसको मिलेगा? पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा था कि आयोग ने पिछले कई वर्षों की पुनरावृत्ति की है। अगर हम देखें तो 4-5 साल 6 साल पहले की जो बातें हुआ करती थी और 8 साल पहले के जो पेपर हुआ थे, कुछ प्रश्न वहां से पुनरावृत्ति किए, उनकी जो है उनको दोहराया गया, उनके नेचर को लाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यूपीएससी बनने की राह पर है। यूपीएससी कभी नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी बनने का प्रयास इसलिए किया है कि यूपी स्पेशल एक तो गायब कर दिया, ये नहीं रहा है। फिलहाल ये सारी स्थितियां रही हैं। पेपर आपका बहुत ही सोच समझ करके बनाया गया, लेकिन आयोग अभी इतना जल्दी छुट्टी नहीं पाएगा, क्योंकि जब आयोग अभी आंसर की देने जा रहा है, इसी हफ्ते आयोग की जब आंसर की आ जाएगी तो फिर विवाद शुरू होगा। विवाद क्या शुरू होगा? कई प्रश्न ऐसे होंगे जिस पर आयोग का उत्तर गलत आएगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ किसका उत्तर वो गलत देगा, और उस पर हम लोग काउंटर करेंगे। तो आयोग स्वयं उसमें फंसेगा, क्योंकि जो पेपर सेटर जिसने पेपर बनाया है, जिसके बनाए हुए पेपर को वो स्वयं आंसर को देने में कंफ्यूज करेगा। आइए देखते हैं, उन सभी पर आज चर्चा करेंगे। और आयोग उत्तर अपनी आंसर की जो इसी हफ्ते दे देगा। और मेरिट क्या जाएगी, क्यों इतनी जाएगी? पहले तो ये लग रहा था कि नहीं 90 प्लस के आसपास मेरिट जाएगी, लेकिन नहीं, मेरिट 90 प्लस पे जाने की संभावना नहीं। इसलिए क्योंकि जो ओवरऑल अब जो आंकड़े आ रहे हैं, उस ओवरऑल के साथ में आंकड़े 90 से कम हो गए हैं।
मेरा अनुमान जो पिछले 20-25 वर्षों का है, अगर हम उसको लें या ढेर सारे लोगों के साथ जो चर्चाएँ हो रही उसको लें, तो 82 प्लस यानी 82-85 के आसपास मेरिट रहनी चाहिए, जनरल कैटेगरी की मेरिट। अब उसी के अनुसार आप जानते हैं सबकी मेरिट हो जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि पहली बात तो मात्र 42% लोग उपस्थित रहे। दूसरी बात, पदों की संख्या अगर हम देखें, तो पदों की संख्या भी 800 प्लस के आसपास है, पदों की संख्या भी अधिक है, उपस्थिति भी कम रही है और पेपर का जो पैटर्न था उसमें प्रश्नों की प्रवृत्ति आप देखें सरल लग रहे हैं, लेकिन गलत बहुत हुए हैं। इसलिए हुए अभी हम चर्चा करेंगे, देखिएगा कैसे-कैसे माइन्यूट प्रश्नों को लोगों ने गलत किया है। तो ये एक प्रवृत्ति रही है, क्योंकि पूरा जो कालक्रमानुसार, हालाँकि बड़ा टेक्निकल प्रश्न ये था, सारे प्रश्नों के जो विकल्प बनाए गए ऐसे टेक्निकल थे कि अगर आप एक जानते हैं, तो आप पूरा हल कर लेंगे। लेकिन प्रश्न ये था कि आप एक भी कॉन्फिडेंशियल तरीके से नहीं जानते थे, वो भी समस्या वहाँ पर थी। कुल मिलाकर के पेपर के प्रश्नों की जो प्रकृति थी वो थोड़ी-सी टेक्निकल थी, जिसमें कन्फ्यूजन पैदा कर दिया था और इसलिए आप लोगों के प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत हुए। तो जो सही हुआ था, जो लोग 110-15 तक पहुँचे, उसके बाद फिर धड़ाम से नीचे आ गए। सेंसेक्स बढ़ने का तो प्रयास किया, लेकिन सेंसेक्स घटता चला गया और अब एक एवरेज स्थिति आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट में लगभग अधिकांश लोगों ने सब अपना आंसर की दे भी दिया है और सारी चीज़ें आ गई। हालाँकि हालाँकि जितने आंसर की आए हैं, उसमें परफेक्ट नहीं है। सभी में गलतियाँ हैं। गलतियों का मतलब ये है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिस पर सभी लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते हैं और स्वयं आयोग भी उस पर क्या करेगा, गलतियाँ करेगा। आइए देखते हैं, आज हम खंडवार विश्लेषण करेंगे। देखिए पॉलिटी, सबसे पहले तो संविधान पर आते हैं। हम देखते हैं कि 19-20 प्रश्न आपके संविधान से पूछे गए हैं इस साल। हम अभी चर्चा करेंगे कि 2019 में संविधान से कितने प्रश्न आए हैं, 20 में कितने आए, 21 में कितने आए, 22 में, 23 में, 24 में कुल कितने आए हैं। इसलिए पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि पूरी क्लास का बड़ा अच्छा फायदा आपको मिलेगा। इस पेपर के साथ-साथ आगे आने वाले 2025 के पीसीएस पेपर में आपको मिलेगा, समीक्षा अधिकारी में मिलेगा, बीईओ में मिलेगा या जो भी परीक्षाएँ आती हैं यूपी पीसीएस से, उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए पूरा एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। प्रश्न देखिएगा कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए, चारों विकल्प पर आज हम चर्चा करें। एक विकल्प नहीं, आंसर नहीं बताएँगे, चारों विकल्प बताएँगे। क्यों, कोई विकल्प क्यों गलत है, कोई विकल्प क्यों सही है, उस पर चर्चा करेंगे। पॉलिटी में 19-20 प्रश्न पूछे गए। इतिहास में आप देखिए, इतिहास में अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए। इतिहास ने अपना स्कोर काफ़ी बढ़ा लिया। पिछले कई वर्षों से इतिहास का स्कोर कम हो रहा था, लेकिन हम देखें तो मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों को ठीक-ठाक दिया गया। तो कुल मिलाकर के लगभग 30-32 प्रश्न आपके इतिहास से रहे हैं। भूगोल पर्यावरण को अगर हम देखें, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल देखें, तो यहाँ सभी प्रश्नों की संख्या 30 प्लस रही है, 30-35 प्रश्न रही है। एनवायरमेंटल को मिलाकर के भी प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। और अर्थव्यवस्था में भी अगर हम योजनाओं को करंट में जोड़ दें, अगर योजनाओं को करंट में जोड़ दें तो 14-15 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से आए हैं। अगर योजनाओं को ले लेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, हालाँकि करंट का विभाग है और इसका विभाग है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो करंट अफेयर्स का जो स्कोर था, करंट अफेयर्स जो पूछे गए वो तो आप जानते ही हैं, मई 2024 तक के करंट अफेयर्स पूछे गए। यानी आयोग का जो पुराना बनाया गया पेपर था उसी प्रश्न पर उसी को उसने रिपीट किया, ठीक है? और करंट अफेयर्स जो थे वो लगभग 34-35 प्रश्न करंट अफेयर्स से आए। विज्ञान के भी देखिए लगभग 15 प्रश्न के आसपास विज्ञान सिमट करके रह गया, 15 से 20 प्रश्न के बीच में सिमट करके रह गया और कर उसको यूपी स्पेशल गायब कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के जो पेपर था वो वो जो है संतुलित नहीं था, असंतुलित पेपर था। पेपर असंतुलित था, पेपर को संतुलित किया जाना चाहिए था। यूपी स्पेशल के कम से कम 15 से 20 प्रश्न शामिल होने चाहिए थे। साइंस के पोर्शन को बढ़ाया जाना चाहिए था। इस तरीके से अगर देखा जाए, असंतुलित पेपर में आपके अंकों का संतुलन, अगर आप 80 प्लस हैं, जनरल कैटेगरी में अगर आप 82-85 हैं, आप अपने मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो 85 प्लस हैं, वो तो आँख बंद करके और आज से ही डिसाइड कर लें, सब कुछ अपना जो पोथी-पत्रा है सबको रख दें, प्री वाला, और मेंस पर लग जाएँ। जो लोग 90 प्लस हैं, उनको तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है? वह बिल्कुल फुल मूड में आ जाएँ मेंस के लिए। लेकिन अभी इंतज़ार कर रहे हैं किसका? आयोग की आंसर की का। आयोग की आंसर की आ जाए, उसके बाद फिर आप इसका विश्लेषण शुरू करें। तो फिलहाल आते हैं, देखते हैं आज हम
संविधान के पोर्शन पर चर्चा करेंगे, सभी 19 प्रश्नों पर एनालिसिस करेंगे, इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान कुल मिलाकर 150 प्रश्नों में से देखा जाए तो 150 प्रश्नों में से हम देखें 2024 में देखें, 2024 में यहाँ से 19-20 प्रश्न आया हुआ है। शुद्ध रूप से 19 है, कुल मिलाएंगे तो 20 प्रश्न है आपका आया हुआ है। अगर हम देखें 2023 में सबसे अधिक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था और 23 प्रश्न पूछा गया था, 23 प्रश्न पूछा गया था 2023 में यहाँ से संविधान से आया हुआ था। तो कुल मिलाकर के इसका पोर्शन बढ़ा ही है, कम नहीं है, लगभग बैलेंस ही है। 2022 की अगर हम बात देखें, 2022 में अगर हम देखें 2022 में यहाँ से कुल 19 प्रश्न पूछा गया था, तो लगभग संतुलन है। 2000 अगर हम 21 की बात करें तो 2021 में यहाँ से कुल 14 प्रश्न पूछा गया था, कुल 14 प्रश्न था। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में यहाँ से 20 प्रश्न पूछा गया था, 20 प्रश्न था। और 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में यहाँ से कुल 19 प्रश्न था। मतलब ये है संविधान के प्रश्नों की संख्या, ठीक है। और ऐसा है कि इस पर आप 100% कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छा कर ले तो आप 100% कर सकते हैं। 100% प्रश्न आप यहां से कर सकते हैं, यानी 20 के 20 प्रश्न आप कमांड बना सकते हैं। कैसे, वो हम चर्चा करेंगे। पहले आइए देखिए 2019 के पूछे गए प्रश्न जो आप कह रहे हैं, सॉरी 2024 में जो पूछे गए 19 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, ये कैसे रहे, इनका आंसर क्या होगा, उसका समग्र विश्लेषण आज आपके साथ कर रहे हैं। आइए देखिए। देखिए, अगर हम देखें जो प्रश्न पूछा गया, ये फिलहाल आपका कोड है DSTF 123 है। तो पहला प्रश्न है इसमें, इसका जो 150वां प्रश्न है वो यह संविधान संशोधन पूछा गया है। संविधान संशोधन पूछा गया है। अमूमन अगर आप देखें तो संविधान संशोधन पर एक प्रश्न रहता ही रहता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग ये देखते हैं कि जो खास खास संविधान संशोधन आप उसको देख लें, और 100 से लेकर के 106 तक जैसे हैं तो उनको देख लीजिए, और इसी आधार पर तैयारी भी हुई है, उसी में से प्रश्न पूछे भी गए हैं और लगभग यही पूछे भी जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन, जानते ही हैं 42, 42वां संविधान संशोधन 1976 है, ठीक है, 1976 है। फिर पूछा गया 52वां संविधान संशोधन। अब ये दोनों बड़ा बड़े चर्चा में रहते हैं, इसलिए जब भी आप इसको तैयार करते हैं तो इसको दोनों से तैयार करते हैं, क्योंकि 1985 क्योंकि ये था इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में ये था, और ये था आपका राजीव गांधी के समय में। दल बदल से संबंधित था 52वां संविधान संशोधन। और इसको अगर आप देखें 42वें संविधान संशोधन तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिफॉर्म था, ये तरीके से थे, सुधार था, मिनी एक तरीके से क्या कहता, एक नए संविधान का निर्माण था। 42वें संविधान संशोधन में लगभग 25 से अधिक ऐसे प्रावधान किए गए जो बिल्कुल संविधान में आमूलचूल परिवर्तन को दिखाते हैं, ठीक है। एक तरीके से संविधान पर बहुत बड़ा संशोधन किसमें था, 42 अमेंडमेंट में था, 42वें संविधान संशोधन में था। तो दो ये आपका हो गया। फिर आपका पूछा गया 86वां, तो आप जानते हैं 86 संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आप जानते हैं, सबको आती है ये, ठीक है। ये शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा के मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आप देखते हैं चौथा आपका दिया हुआ है 96वां संविधान संशोधन 2011, तो 96वां संविधान संशोधन ये है आपका। अब इसको जो लोग नहीं भी जानते होंगे वो भी कर लेंगे, नहीं जानने का मतलब है ट्रिक अगर आप लगाएं तो,
42वां सब लोग जानते हैं। तो 42वां अगर आप देखें तो इसमें आपका जो सीधे-सीधे आ जा रहा है। एक अगर आप कर लें 42वां का, एक आपका आ रहा है 3, एक का 3 है, केवल एक ही विकल्प है। तो बड़े आराम से आप कर लेंगे, यानी सबसे सरल प्रश्न रहा। केवल अगर आप एक जानते हैं तो एक ही से आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है? तो ये तो होगा आपका संविधान संशोधन हो गया। एक प्रश्न आपका हो गया। इस आधार पर आप इसका एनालिसिस कर लेंगे। ये अगर देखा जाए, ठीक है? और यहाँ पर 2002 में अगर हम देखें तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी थे, यहाँ पर जो मनमोहन सिंह थे। ठीक है? इस तरीके से ये आपका ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम से प्रश्न है। देखिए, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है और उस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है? अब भारत का प्रधानमंत्री होता है तो इसमें कौन-कौन शामिल होता है? अब इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या तो रहते हैं या फिर उनके द्वारा मनोनीत किया गया कोई सीनियर जजेज होता है सुप्रीम कोर्ट का, या तो फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं, साथ-साथ वो भी होते हैं, और लोकसभा स्पीकर होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति इसमें शिरकत नहीं करता है। ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 1, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न फंसेगा। देखिए कमीशन का आंसर दे रहा है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें प्रश्न फंसेगा ये, आप चाहें तो इस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है, बलवंत राय मेहता के अनुसार द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? अब देखिए, बी आर मेहता ने जो सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या क्या होता है? क्या होता है? आप देखिए, 3 स्तर है। ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत होगा। अब देखिए, मध्यवर्ती स्तर पर क्या होगा? जो मध्यवर्ती स्तर होगा, ये मध्यवर्ती स्तर क्या होगा? ब्लॉक होगा। ब्लॉक कर क्या होगा? यहाँ पर होगी पंचायत समिति होगी। पंचायत समिति होगी। जिला स्तर पर क्या होगा? जिला स्तर पर क्या होगा? जिला स्तर पर होगा जिला परिषद होगी। जिला परिषद होगी। ये 3 बातें कही थी। ठीक है? न्याय पंचायत का प्रावधान नहीं किया गया था। न्याय पंचायत की बात अगर हम करें तो जैसे उत्तर प्रदेश में 1955 में ही न्याय पंचायतों के गठन को स्वीकृति दे दिया गया था। ठीक है? तो 1947 के पंचायती राज अधिनियम में भी उसका प्रावधान था। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो बी आर मेहता ने कहा, वो ये 3 स्तर होता था। जिला स्तर पर क्या होगा? जिला परिषद होगी। अब देखिए, आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है? जिला पंचायत दिया हुआ है और न्याय पंचायत दिया हुआ है। आंसर तो आपका सही है, न्याय पंचायत होगा। लेकिन अगर देखा जाए टेक्निकल की बात अगर हम करें, तो टेक्निकल रूप में आंसर कमीशन भी वही देगा, न्याय पंचायत नहीं होगा। लेकिन आप चाहें तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिला पंचायत शब्द दिया गया है और बलवंत राय मेहता ने जिला पंचायत शब्द का प्रयोग नहीं किया था। बलवंत राय मेहता ने जिला परिषद शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आयोग द्वारा जो आंसर दिया जाएगा वो भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों नहीं सही होगा। यद्यपि जिला परिषद का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जिला पंचायत करती है, क्योंकि फिर 1961 के प्रावधान में फिर हम देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में वहां पर भी जिला परिषद का प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भी जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होगा, लेकिन राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया कि राज्यों की विधानसभाएं अपने अपने अनुसार चाहे तो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो पंचायत की संस्थाएं होंगी उनका नाम अपने सुविधानुसार कर सकती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में उसका नाम क्या रखा गया? जिला पंचायत रख दिया गया।
ठीक है। आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ब्लॉक लेवल पर जनपद पंचायत होता है और जिला लेवल पर जो जिला परिषद होता है। कई राज्यों में जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। इस तरीके से ये प्रश्न भी गलत हो सकता है। यद्यप आंसर इसका क्या होगा, न्याय पंचायत होगा, क्योंकि न्याय पंचायत की तो बात ही नहीं की गई थी। लेकिन जिला परिषद की बात कही गई थी, तो जिला परिषद की जगह पर क्या होगा, क्या दिया है कमीशन ने, क्या लिखा है, जिला पंचायत दिया है। ठीक है, जिला पंचायत दिया हुआ है। तो एक तो टेक्निकल कमी यहाँ पर आ गई। आयोग के जो पेपर सेटर महोदय थे, उन्होंने जो प्रश्न बनाया, उनको शायद इस चीज का ज्ञान नहीं था। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, यहाँ पर आपके प्रश्न के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए उन महोदय को ध्यान रखना चाहिए था कि यहाँ पर जिला परिषद शब्द लिखे होते तो ज्यादा अच्छा रहता। फिलहाल आयोग का आंसर आने दीजिए। आयोग अपने आंसर में तो वही देगा, लेकिन आप एक बार इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो आपका हो जाएगा। चलिए अगला आता है फिर है संघवाद की बात करते हैं। कई प्रकार के संघवाद होते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, न्याय पंचायत होगा। लेकिन जिला पंचायत शब्द जो दिया गया वो भी एक तरीके से सही नहीं, क्योंकि जिला परिषद शब्द होगा। चलिए, अगर ये प्रश्न आता कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा भाग है या कौन सा भाग नहीं है, तब ये सही होता है। तब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायत समिति, जो यहाँ पर क्षेत्र पंचायत हो जाता, जिला स्तर पर यहाँ क्या होता, जिला पंचायत हो जाता। ठीक है, लेकिन इस तरीके से प्रश्न के साथ थोड़ा सा छेड़खानी की गई है, जो कमीशन के लिए नुकसानदायक होगा। चलिए अब आगे आते हैं सहकारी संघवाद। हम जब बात करते हैं किसकी, जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो ग्रेनविल ऑस्टिन आता है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने सबसे पहले भारतीय संघ की प्रकृति को ऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही, सहकारी संघवाद की बात कही। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सहकारी है। ए का 4, अब ए का 4 देखिए एक ही जगह पर है। तो आप हमने कहा नहीं कि प्रश्न भले थोड़ा सा टफ बनाया गया, लेकिन विकल्प ऐसा दिया गया कि अगर चारों में से एक विकल्प आप जानते हैं, 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप केवल एक ही विकल्प से पकड़ सकते हैं। 20 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको 2 या 3 विकल्प की जरूरत पड़ेगी, बाकी आप एक ही विकल्प को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल टेक्निकल चीजों को आप समझिएगा। यही टेक्निकल चीजें आपके लिए नुकसानदायक हो जाती हैं, क्योंकि आप है एग्जाम में देखते नहीं है और अंधाधुंध प्रणाली का प्रयोग कर देते हैं। अंधाधुंध प्रणाली से फिर आप क्या होता है, सेंसेस तो बढ़ जाता है, लेकिन 4-6 दिन के बाद सेंसेस धीरे-धीरे डाउन हो जाता है और आयोग की आंसर की आते-आते चारों खाने चित्त हो जाते हैं। ये ध्यान देना होगा। तो सहकारी संघवाद हम लोग अपने क्लास में लगातार इस पर चर्चाएं हैं, सब लिखाए हुए हैं, किसने संविधान संघवाद की प्रवृत्ति, संघवाद को किसने क्या-क्या नाम दिया है, पूरा सब बाकायदा लिखाया गया है। सारी क्लासेज में इस पर बताया गया है। तो सहकारी संघवाद की बात क्या था, ग्रेनविल ऑस्टिन में सौदेबाजी। ठीक है, बार्गेनिज्म जो आप बार्गेनिंग कहते हैं, तो बार्गेनिज्म जो फेडरलिज्म है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जब गठबंधन सरकारें जब आ जाती हैं, तो गठबंधन सरकारों में क्या होता है, एक सहकारी संघवाद की भावना ध्वस्त हो जाती है और उसमें सौदेबाजी संघवाद आ जाता है। सौदेबाजी संघवाद का मतलब वो संघ केंद्र सरकार से क्या सौदेबाजी करने लगता है कि अगर आप हमें ज्यादा अनुदान दोगे तो हम आपको समर्थन देंगे, जैसा कि बिहार और आंध्र प्रदेश आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इसने क्या किया, अधिक से अधिक केंद्र सरकार से अपनी सहायताएं ले रहा है। ठीक है, तो ये बार्गेनिंग संघवाद है, यहाँ बार्गेनिंग हो रही है। यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां जो केंद्र सरकार में जो भागीदार होती हैं, वो संघ सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर सौदेबाजी करती हैं। मेरा समर्थन लो, तुम मुझे अधिक से अधिक रियायतें दो, इसको कहते हैं सौदेबाजी संघवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये है सौदेबाजी संघवाद जो मॉरिस जोन्स ने जो है इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है अपनी बुक में। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसका विश्लेषण किया है और आईआईपीए का एक जर्नल प्रकाशित होता है, उसमें केवल इसी पर चर्चा ही की गई है। आईआईपीए के जर्नल में केवल इसी पर चर्चा की गई है। फिर आपका था अर्ध संघवाद। ठीक है, आप देखते हैं क्वासी फेडरलिज्म की बात होती है, ये केसी हुएर साहब कहते हैं, उन्होंने भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद के रूप में कहा है। फिर केंद्रीकरण की आइवर जेनिंग्स कहते हैं केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद है। ठीक है, फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसका आंसर डी होगा। एक ही विकल्प से आप इसका आंसर बना सकते थे, पकड़ सकते थे। फिर कोई बात नहीं है, आपके सही है तो बहुत अच्छा, आप शाबाशी के पात्र हो। अगर गलत हो गए हैं कोई भी बात नहीं है, आगे से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पढ़िए तो आप वन लाइनर मत पढ़िए,
आप ऐसा अध्ययन कीजिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बनता रहे। कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों रहेगा तो आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना है। चलिए फिलहाल इस पर मत जाइएगा। अगला प्रश्न आया है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है। और हमने आपको बताया था, हमने आपको जब शुभकामनाएं दी थी परीक्षा से पहले तो हमने बताया था कि इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो विकल्प हैं कथन कारण वाले प्रश्न में उसमें आयोग जो है विकल्प बदल दिया। वही विकल्प क्या है, बदला हुआ। देखिए क्या कहे, कथन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। बिल्कुल सही कथन है ये, लेकिन कारण गलत है। कारण क्या कह रहा है, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। नहीं, अगर किसी भी समय वो रहता तो इस समय भी सरकार उसका दुरुपयोग कर सकती थी, जैसे इंदिरा गांधी के समय में, आपातकाल के समय में उसका क्या क्या लगाया गया था। जबकि वहां स्पष्ट लिखा हुआ 3 शब्द हैं, युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा या आंतरिक अशांति होगी। तो आंतरिक अशांति का दुरुपयोग इंदिरा जी के कार्यकाल में हो चुका है। अब क्या जोड़ दिया गया इसमें, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। तो किसी भी समय नहीं, जब देश पर 3 प्रकार के आसन्न खतरे होंगे। ये खतरे क्या होंगे, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, या फिर बाह्य आक्रमण, किसी दूसरे देश द्वारा बाह्य आक्रमण करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसा आसन्न खतरा देश के ऊपर है, और या तो फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गए हैं, अर्थात सब लोग बंदूक उठा करके, तलवार उठा करके, और क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने जा रहे हैं। तब सरकार क्या करेगी, तब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगी अनुच्छेद 352 के तहत। इसलिए विकल्प में आप देखेंगे तो कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, यानी या होगा ए सही है और आर गलत है, बी होगा। ठीक है, तो ये भी विकल्प बदल गया क्योंकि पिछले कुछ और विकल्प करते थे। ये रहा प्रश्न। देखिए आप क्या करते हैं, आप याद कर लेते हैं, आपको समय के अनुसार देखिए कैसे कंफ्यूजन हुआ आपके अंदर, आपके प्रश्न कैसे गलत हुए पॉलिटी के। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, सबसे पहला आप देखते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, ये 5 अक्टूबर 1951 को लाया गया था। तो ये कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। पेपर में कालक्रम को ही भर दिया गया है, और कालक्रम में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको हो जा रही है। कहीं कहीं कालक्रम की पहचान कीजिए, कहीं कहीं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो वो भी तभी होगा जब आप उसको जो है कालक्रमानुसार जानेंगे। इस तरीके से प्रश्न को सरल बनाकर लेकिन प्रकृति को टफ बनाकर आप सभी अभ्यर्थियों को उलझाने का प्रयास आयोग ने किया है। चाहे आप कहिए कि उसने बदला लिया है, चाहे आप कहिए कि आयोग ने कह दिया है कि आप पढ़िए, आप हम गलत करें या सही करें, आप हमारे लिए आंदोलन मत कीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं, आयोग के पेपर सेटर ने जो प्रश्न बनाया है, चूंकि 4 पेपर सेट है, उसी में से जो भी पेपर उठा लिया गया रैंडमली, तो ये प्रश्न पेपर था। ठीक है, फिलहाल तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 5 अक्टूबर 1951 है। सज्जन सिंह बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला। ठीक है, आप जानते हैं राजस्थान राज्य के लिए सज्जन सिंह बनाम, ये आपका 1965 का है। फिर आपका आता है 1967 का है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है। फिर आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1975 का। तो कह रहे हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कालक्रमानुसार हम देखें तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी डी आपका हो जाएगा सीधे सीधे 1 2 3 4। प्रश्न की प्रकृति यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिए, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए, ये गलत हुआ होगा तो सोचने वाला विषय है, और अगर सही हुआ तो आप बधाई के पात्र हैं। चलिए आगे चलते हैं। संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक अनुच्छेद की बात कही गई है। अब देखिए यहाँ पर संवैधानिक लिखे, इनको संवैधानिक लिखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक। तो संवैधानिक, अब देखिए कौन कौन सी संस्थाएं, निर्वाचन आयोग, आप सीधे कर लेंगे, निर्वाचन आयोग कहाँ है, अब जानते हैं अनुच्छेद 324 में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 340 में सही है, लेकिन अब जो आप देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उनकी शक्तियों की गठन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है उसमें 338 बी में भी कर दिया गया है। ठीक है, 342 ए में भी कर दिया गया है, अलग अलग प्रावधान, लेकिन उनका मूल अनुच्छेद क्या है, 340 ही है। तो इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आप जानते हैं गलत है, 338 में है, यहाँ 148 दिया है। 148 में क्या है, सीएजी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। फिर है आपका वित्त आयोग, वित्त आयोग 263 में अंतरराज्यीय परिषद है, 263 में अंतरराज्यीय परिषद है। यहाँ क्या है, 280 होगा आपका वित्त आयोग।
ठीक है, तो इस तरीके से चारों विकल्प पर हमने आपको एनालिसिस किया। ठीक है, अब इसमें आपका आंसर बी होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा। इससे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही, यानी एक प्रश्न में 4 प्रश्न समाहित किया गया है और ऐसा करके आपके पेपर को सरल से कठिन बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जिससे आप एक विकल्प नहीं, आपको चारों विकल्प पता होगा, तभी आप आंसर लगा देंगे। यानी आपको जब सही होगा ये सारे आर्टिकल, तो आप इसको कर लेंगे। फिलहाल प्रश्न सरल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हैं, देवप्रयागम आईएएस से आप जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के प्रश्नों की एनालिसिस देख रहे हैं। हम खंड वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। इसी खंड वाइज में हम लोग पहले खंड में संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत से और किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्रदान की गई हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। आप देखिएगा यहां पर आयोग का प्रश्न, आयोग के प्रश्न में और आप लोगों द्वारा लगाए गए आप आयोग के जो आंसर आएंगे और आपके आंसर में थोड़ा सा अंतर रहेगा। देखिए कह रहा है कि यूपीएससी की शक्तियों का स्रोत क्या है। यूपीएससी की शक्तियों का स्रोत क्या है, जहां तक है आयोग आंसर क्या देगा, आयोग आंसर जो देगा वो या तो देगा ए देगा या तो बी देगा आंसर। ठीक है, अब इसके शक्तियों का स्रोत क्या है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, संविधान है। संविधान आर्टिकल अगर आप देखें तो 315 से लेकर के और 323 तक आयोग से जो है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग से संबंधित है। शक्तियों का मुख्य स्रोत क्या है, संविधान है। लेकिन समय समय पर अगर आप देखें तो समय समय पर अगर आप देखते हैं तो समय समय पर जो है संसद संसद द्वारा भी इसमें से कुछ ना कुछ संसदीय कानून बना करके भी ये कर सकती है, संसदीय कानूनों से भी, कानूनों से भी। तीसरा कह रहा है तो आयोग तो हो सकता है यही दोनों आंसर लगाए, लेकिन हो सकता है आयोग चौथा भी आंसर लगा दे, 1 2 3 4 भी लगा सकता है। क्यों लगा सकता है ये बताते हैं। अब देखिए तीसरा क्या, कार्यकारी नियम और आदेश। अब देखिए एक मंत्रालय है लोक सेवा आयोग, जिस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है, कौन सा है, वो कार्मिक मंत्रालय है। कार्मिक मंत्रालय का यह एक संलग्न कार्यालय है। कार्मिक मंत्रालय समय समय पर क्या करता है, समय समय पर विभिन्न प्रकार के आदेश जो जारी करता है, उसी आदेश को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कार्यकारी आदेश कहते हैं, कार्यकारी नियम कहते हैं। जैसे जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे अभी यूपी लोक सेवा आयोग के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए उत्तर प्रदेश का कार्मिक मंत्रालय ने क्या नियम जारी किया, 2 नियम जारी किया। एक तो लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा केंद्र के निर्धारण के लिए आयोग ने जारी किया, ये कार्यकारी आदेश था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा सही, और 1 2 3 विकल्प में है नहीं। आप देखेंगे 1 2 3 नहीं है विकल्प में। चौथा क्या है, परंपराएं। चौथा क्या है, परंपराएं। अब परंपराओं से क्या परंपराओं से क्या मतलब है, परंपराओं का मतलब वो समाज की परंपराएं नहीं, आयोग की परंपरा क्या है। तो आयोग का गठन भारत में कब होता है, 1926 से लेकर 1926 में, फिर 1935, 1950 से लेकर 2024 तक आयोग के इतिहास में कई ढेर सारी परंपराएं विकसित होती रही। उन्हीं परंपराओं को सीधे लेकर के चल रहा है। तो कई स्रोत, यहाँ परंपराओं से मतलब समाज की परंपराओं से नहीं मतलब है, यहाँ परंपराओं तो हो सकता है आयोग इस आधार पर जो है अपना आंसर बी भी लगा दे। जहां तक संभावना है
आयोग का आंसर बी रहेगा या तो ए रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ परंपराओं से ऐसे आयोग के इतिहास में आयोग के परंपराओं से है, और लोक सेवा आयोग की परंपरा ही है। जब पहली बार पूरे संसार भर में कहीं लोक सेवा आयोग नहीं था, पहली बार संसार में लोक सेवा आयोग 1855 में इसके गठन का प्रावधान किया जाता है लंदन में। ठीक है, 1857-58 से परीक्षाओं का संचालन भी शुरू कर देता है। तो इसकी परंपराएं वहीं से विकसित हुई। जब दो आयोगों का गठन हुआ था, कौन कौन, एक तो मैकाले आयोग का गठन जो भारतीय सिविल सेवा के लिए, और भारतीय सिविल सेवा के लिए परीक्षा करवाने के लिए उसने सिफारिश की थी। ये परंपरा वहीं से ली गई है, यानी जहां से लोक सेवा आयोग के गठन की शुरुआत की गई, तो वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका या तो ए होगा या तो बी होगा। कई लोगों ने आंसर केवल ए दिया है, हमने देखा कहीं, लेकिन जहां तक संभावना है आंसर इसका ये होना चाहिए, क्योंकि ये भी होगा। कार्यकारी आदेश जरूर रहेगा कि 1-3 तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप कुल को काटें तो 1 और 3, अगर आप ये भी आंसर हो सकता है, अगर सबसे सटीक आंसर देखें 1 और 3 भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। दोनों संभावनाएं, लेकिन अगर देखें तो चारों विकल्प इसके सही हो रहे हैं। सामान्य रूप से इसके विकल्प चारों, तो आयोग जो भी आंसर देगा वो उसकी पुष्टि पर रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आयोग चाहे तो चारों आंसर दे सकता है, क्योंकि चारों आंसर इसके सही हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4 सही हो सकते हैं, या फिर इसके केवल 1 और 3 सही हो सकते हैं। 1 और 3, देखो 3 तो होना ही होना है, 3 तो रहेगा ही रहेगा विकल्प में, 3 तो रहना, क्योंकि कार्यकारी नियम और आदेश जो आपका कार्मिक मंत्रालय है उससे चलता ही चलता है, कार्मिक मंत्रालय से चलता है। और संसदीय कानून समय समय पर राज्य की विधानसभाएं हो गई, या ये भी क्या है, आयोग के लिए कुछ ऐसे कानून बना सकती हैं जिसके आधार पर उसका, तो ये भी हो जाएगा। तो 1, 2, 3 हो गया, 4 अगर नहीं भी लेंगे चूंकि विकल्प में है ही वो, तो भी हो जाएगा। इसलिए चारों आंसर इसके सबसे सटीक आंसर चारों हैं। ठीक है, तो फिलहाल आयोग देखिए क्या मानता है, आयोग वैसे चारों मानेगा। अब आते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, आईसीटी। ठीक है, आप देखिए जो ई गवर्नेंस है, ठीक है, आइए देखिए क्या है ई गवर्नेंस के बारे में, अलग अलग प्रश्न है आपका। ई गवर्नेंस के संबंध में देखिए क्या है, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन की पहचान करना है। ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। ई गवर्नेंस क्या करता है, अगर ई गवर्नेंस क्या करता है, ये पारदर्शिता बढ़ाता है, ये पारदर्शिता बढ़ाता है, घटाता नहीं है, ये पारदर्शिता बढ़ाता है, तो ये होगा आंसर, बढ़ाता है। इसमें क्या है, कम करता है, तो वो गलत हो जाएगा। फिर ये कहता है ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। हाँ, ई गवर्नेंस से देखिए, ये आपके मेंस में भी है, आपका टॉपिक है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस से सरकार क्या हो जाती है, सरकार की जो फिजूल खर्ची होती है वो कम हो जाती है, ढेर सारे पदों की संख्या कम हो जाती है, तो सरकार का जो लागत हो रही है कम हो जाती है। ठीक है, ये सही, ये सही, 2 आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर 3 कह रहा है ई गवर्नेंस से सरकार को नागरिक इस गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि ई गवर्नेंस से, क्योंकि ये क्या है, ई गवर्नेंस क्या होती है, पीपल पार्टिसिपेटिव होती है, लोग सरकार तक आसानी से पहुंच जाते हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से। तो आपका विकल्प 3 भी सही हो गया। तो 2 और 3, विकल्प 4 क्या करता है, विकल्प 4 कहता है कि ई गवर्नेंस से सरकार की लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है, तो ये गलत है। रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही कम होती है, ई गवर्नेंस से लाल फीताशाही कम होती है। ठीक है, तो ये आपका है, ये भी ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, 2 और 3 होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि 10 प्रश्नों का विश्लेषण आपने इस तरीके से देख लिया। ठीक है, बिल्कुल सटीक विश्लेषण है, और ये विश्लेषण आप कहाँ देख रहे हैं, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे सारे विषयों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हमारे जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अंबुज मिश्रा जी, वो भी आपका हिस्ट्री का पूरा एक एक प्रश्नों का एनालिसिस करके देंगे। सारे हमारे जो एक्सपर्ट है सारे प्रश्नों का एनालिसिस करके आपको देंगे।
सबसे सटीक विश्लेषण आप देखें कोई विकल्प क्यों है, कितने विकल्प बन सकते हैं और भी वहां से कोई विकल्प कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से चारों विकल्पों का हमने आपके साथ एनालिसिस किया। अब आइए देखिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। देखिए प्रश्नों की प्रकृति कैसी है कि जरा सा ऐसा नहीं है कि बहुत सरल प्रश्न है, और प्रश्न ऐसे हैं कि अगर थोड़ा सा अगर आप गलती किए, ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो सारे प्रश्न आपके गलत होते चले गए, जैसा कि इस बार लोगों को देखा जा रहा है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है पोल्ट्री के लिए। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कथन कारण का प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। देखिए आइए, प्रश्न कहता है राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए राज्यपाल से संबंधित दो प्रश्न पूछा गया है, राज्यपाल से जुड़ा हुआ दो प्रश्न आया हुआ है, दो प्रश्न है। और ऐसा नहीं आपको पढ़ करके नहीं कर लेंगे, जो आप राज्यपाल ठीक से पढ़े होंगे ना, राज्यपाल आप पढ़ते हैं क्या राज्यपाल की शक्तियां ये इस तरीके से होगा, नहीं। अब राज्यपाल से संबंधित प्रश्न क्या पूछा गया है उसको देखिए। ये कहते हैं कि कथन कहता है, कथन क्या कह रहा है आप समझिए, कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। नहीं, संविधान ये नहीं कह रहा है, संविधान कह रहा है, अगर आप देखें अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन सातवां संविधान संशोधन इसमें जोड़िए ना, क्या कह रहा है, जो सातवां अमेंडमेंट है, सातवां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर क्या हो जाएगा, एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर भी उसे दायित्व दिया जा सकता है, एक या एक से अधिक राज्यपालों का भी कार्यभार ले सकता है, एक या एक से अधिक राज्यों का वो राज्यपाल हो सकता है। ऐसा कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो सातवें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो दिया गया है अनुच्छेद 153 में ये प्रावधान कर दिया गया है, तो इसलिए कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये कथन आपका गलत हो गया। ठीक है, कथन आपका गलत हो गया। अब कारण क्या है, अब कारण पर आइए, एजर्सन पर आइए। ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसमें प्रावधान कर दिया गया कि एक या एक से अधिक राज्यपाल को एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया। चलिए, तो कथन और कारण दोनों हो गए आपका। ठीक, अब देखिए प्रश्न फिर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ मिलान सही नहीं है। विधि के समक्ष समता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए निश्चित की गई है, विधि के समक्ष समता दोनों को दिया गया है, सही है। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियां हैं, नहीं, किसकी शक्तियां हैं, ये संसद की शक्ति है। अनुच्छेद अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य के सीमाओं में बदलाव करना हो, ठीक है, ये सब अगर कोई प्रावधान करना है तो कौन करेगा, संसद करेगी, अनुच्छेद 3 के अनुसार कहता है। तो ये कहता है कौन सा सही नहीं है, यही सही नहीं, भी नहीं सही है। लोक सेवाओं में अवसर की समता केवल भारत के नागरिकों के है। ठीक है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में आप देखते हैं। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति है, ये भी सही है। तो आपका आंसर बी होगा इसका, राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि वो किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन कर दे, ये अधिकार केवल और केवल संसद को है। हाँ, वो जिलों का नाम बदल सकती है, गांव का नाम बदल सकती है, लेकिन वो अपने राज्य का नाम नहीं बदल सकती। अब उसके राज्य का नाम कौन बदलेगा, हाँ ये कह सकती है, वो अपने राज्य के नाम को बदलने के लिए क्या कर सकती है, वो प्रस्ताव भेज सकती है। ठीक है, राज्य के नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन, नए राज्य का गठन। ठीक है, किसी नए राज्य की स्थापना क्या होगा, संसद की शक्ति है,
लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 दोनों है, हालांकि ये 16 की बात कर रहा है। वित्त के समय समता नागरिकों गैर नागरिकों दोनों के लिए अनुसूचित की गई, ठीक है, सही है ये। अब आइए भारत की संचित निधि और वित्त आयोग, इस पर आते हैं। मैचिंग करने के लिए फिर प्रश्न है। देखिए प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, विश्लेषणात्मक है, कॉन्सेप्चुअल है। आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों को ध्यान रखना होगा, कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों है। जब तक विषय पर कमांड नहीं होगी, और वो क्या होती है, आपको रटने से नहीं होता, आपको एनालिसिस से होती है। जब आप एनालिटिक स्टडी करेंगे तब आपको ये होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। भारत की संचित निधि, ये भी कहता है सूची मैचिंग करने के लिए है। भारत की संचित निधि का प्रावधान कितना है, किसमें है, अनुच्छेद 266 में है। भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि कहां होगी, अनुच्छेद 266 में होगी, यानी ए का एक होगा। ए का एक दो जगह पर दिया हुआ है, छोड़िए। वित्त आयोग देखिए कहां होगा, अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग आपका बी है, बी का 3 है, तो बी का 3 आपका डी हो जाएगा आंसर। फिर आपका वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है, आप जानते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान का अनुच्छेद 139 में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। अब आया है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, अनुच्छेद, अगर आप देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आप आर्टिकल 23 अगर आप देखें और आर्टिकल 24 को अगर आप देखें तो क्या कहता है, ये किसकी परिकल्पना की गई, अस्पृश्यता का अंत। नहीं, अस्पृश्यता का अंत आप देखते हैं अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आप देखेंगे। मानव देह व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, ये आपका इसी में है, 23 में है। कारखानों एवं खदानों में बच्चों की भूमिका, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 होगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आपका कहा जाएगा, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में आ गया। तो आपका 23 और 24 किससे जुड़ा हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, किसकी गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 में। अब अनुच्छेद 19 आप जानते हैं, अगर आप आर्टिकल 19 को देखें, आर्टिकल 19 कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा ठीक से। आर्टिकल 19 में क्या है, 19 फर्स्ट है और 19 सेकंड है, 2 प्रावधान किए दिए गए हैं। इसमें क्या है, इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसमें स्वतंत्रताएं हैं, और उसमें इन स्वतंत्रताओं का अपवाद दिया गया है 2 से लेकर के, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 तक, ठीक है, 2 से लेकर के 6 तक क्या है, इसका अपवाद दिया गया है। तो अब आप यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर आपकी इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इनको आप देखेंगे, ठीक है। क्या क्या है, शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता दी गई है, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता दी गई, दोनों सही है। संपत्ति के खरीदने, बेचने और रखने की स्वतंत्रता थी, लेकिन जब संपत्ति के अधिकार को यहां से निश्चित किया गया मूल अधिकार से, अनुच्छेद 31 से, तो उसके साथ साथ इसको भी निश्चित कर दिया गया, और अभी क्या बना दिया गया, अभी विधिक अधिकार बना दिया गया। अब देखिए यूपीपीसीएस का देखें तो ये बड़ा हिट क्वेश्चन रहा है, ठीक है। अब यहां बदल करके आ गया, हिट क्वेश्चन रहा है। अब तो ये आपका हो गया, तो यही आपका आंसर होगा। सिर्फ पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसका क्या है, 2 से 6 तक अपवाद भी है। तो अपवाद का प्रावधान इसमें है, और स्वतंत्रताओं का प्रावधान अनुच्छेद 21 फर्स्ट ABCDEF से है, ठीक है, वहां से है आपको। चलिए ये आपका ये भी आंसर हो गया, कोई प्रश्न हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ढेर सारे प्रश्न आपके 19-20 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लें। ये आपका पॉलिटी का पोर्शन आज खत्म हो जाए, आपको सारे पोर्शन पर ऐसे चर्चा करेंगे, इसलिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कब आनी है आंसर की, वो अभी हमने आपको बताया। आंसर की में कौन कौन से प्रश्न गलत होंगे, कौन सही होंगे, उस पर भी जो चर्चा की जाएगी। आपकी मेरिट कितनी जाएगी वो हमने बता दिया है, वो भी बताते रहेंगे, बिल्कुल सटीक देंगे। कब आपका कैलेंडर आएगा, कब ROR होगा, एग्जाम होगा, सब कुछ जानने के लिए आप DPIS के साथ जुड़े रहिए। फुल एनालिसिस आप जो है आपके 2024 के पेपर की जा रही है, जिसमें से हमने सबसे पहले संविधान के प्रश्नों की चर्चा की है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। एक कहता है, कथन पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर है, जब हम पढ़ाते हैं संविधान तो संविधान में हम क्या पढ़ाते हैं,
हम आपको आंसर राइटिंग करने के लिए लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि राष्ट्रपति ना तो संसद का सदस्य है, ना ही संसद के अधिवेशनों में भाग लेता है, फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग है। तो वो संसद का सदस्य नहीं है, ना ही वो संसद के अधिवेशनों में भाग लेता है, फिर भी वो क्या है, संसद का अभिन्न अंग है। स्पष्ट कीजिए। ये मेंस के प्रश्न रहे हैं, ठीक है, तो मेंस के प्रश्नों पर हमें चर्चा करते रहे हैं। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। हाँ, वो संसद का अभिन्न अंग जरूर होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता। यही पर आपने कंफ्यूजन किया, कई लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो आपको समझना चाहिए, आपको एनालिटिक स्टडी करना है। और वो कैसे होगी, जब वो आएंगे, क्लास के साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, तब होगी। फिर दूसरा कहता है संसद राष्ट्रपति के दोनों सदनों से मिलकर के बनता है। बिल्कुल सही है। भारत संसद किससे बनती है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के क्या बनती है, भारत की संसद बनती है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो ये कथन आपका सही है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह भी सही है। और संसद राष्ट्रपति के दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, ठीक है, ये भी सही। तो दोनों सही है आपका, ठीक है। फिर आता है भारत के संविधान में संशोधन लाने का उपक्रम किया गया है। अब संविधान किससे किया, संशोधन किससे किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ राज्य विधान मंडल दिया गया है, कुछ प्रावधान केवल विधानसभाओं से भी होते हैं, तो विधानसभा नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो संविधान संशोधन लाने का उद्देश्य लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इन्होंने विकल्प दे दिया है, 1 और 2 दिए हैं, 1 2 3 दिए हैं, 2 3 4 दिए, केवल 1 दिए हैं। क्या हो जाएगा आंसर, 1 2 होगा। राष्ट्रपति इस पर अंतिम रूप से अपनी अनुमति देता है, लेकिन 1 2 4 है नहीं विकल्प, 4 होगा नहीं, राष्ट्रपति होगा नहीं। राज्यों का विधानमंडल, विधानसभा होती, आधे से कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिस पर आधे से अधिक राज्यों की जो है स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। संशोधन नहीं करते, बल्कि उसके संशोधन को स्वीकृति करते हैं, प्रदान करते हैं, जब वो राज्य सूची के विषयों से संबंधित प्रावधान होता है, संघ के प्रावधानों से जुड़ा हो, तब वो करता है। ये भी आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन नहीं करवाते हैं, इनका निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि इनका चुनाव होता है, स्वयं सदन ही करता है इनका चुनाव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। उपयुक्त निर्वाचन के से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय कौन करता है। अब ये भी गलत है, क्योंकि ये भी इससे कार्य में नहीं है। किसी भी निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो कहां जाएगा, हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, आप वहां लेकर के जाएंगे, इसलिए ये भी गलत। तो इसमें से कोई काम नहीं करता है आपका चुनाव आयोग, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में तीनों कथन क्या है, गलत, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, डी आंसर होगा। फिर आता है, देखिए समितियां दी गई हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, लेकिन आप लोगों के प्रश्न, बहुत कम ही लोग होंगे जिनके प्रश्न सही हुए होंगे। जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को कभी ठीक से पढ़ा होगा वही किए होंगे, जो कभी लोक प्रशासन पढ़े होंगे वो किए होंगे, या जिन्होंने पंचायती राज, बाकी लोगों के क्वेश्चन या तो सही हो गए होंगे। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए जीबी के राव समिति, जीबी के राव समिति वास्तव में ये प्रखंड स्तर पर नियोजन के लिए नहीं बनी थी, ठीक है। इसलिए अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हुई है। दांतेवाला कमेटी ने ब्लॉक नियोजन की बात कही थी, तो जीबी के राव समिति ने ब्लॉक नियोजन की बात नहीं कही थी। जीबी के राव ने नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था आपके दंतेवाला कमेटी ने कहा था कि ब्लॉक कमीशन की बात, और ग्राम जो डिबेट्स उसको भी है, दोनों के बारे में, यानी जो ग्रामीण ऋण है डेप्ट से, उसके बारे में भी यही कहा था। तो ये सही है, यानी बी सही है, सी सही है, डी सही है, ए नहीं सही होगा। जीबी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन की बात नहीं की, तो किसने किया है, प्रखंड स्तर पर नियोजन दंतेवाला कमेटी ने किया था, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें ए होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ए नहीं सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, राज्यपाल का पद होगा, सही है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है, राज्यपाल की पदावधि टर्म की बात करता है, भी सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार कहाँ नियुक्त होंगी, राज्यपाल में नियुक्त होंगी।
अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रावधान नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 48 का। तो ये रहे आपके यूपीपीसीएस 2024 के संविधान से जुड़े 19 प्रश्न, आपके 19-20 प्रश्न आपके साथ चर्चा में हो गया। एक क्वेश्चन आपका गवर्नेंस से है और शेष 18-19 क्वेश्चन आपके संविधान से संबंधित है। अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके सभी प्रश्न भी सही हो सकते हैं, ऐसी संभावना वैसे बहुत कम है। अगर किसी के सभी प्रश्न सही हैं पॉलिटी के, तो निश्चित रूप से वो कैटेगरी ए में शामिल है, जिसकी संविधान की बहुत अच्छी तैयारी है। हाँ, जिनके 2-3-4 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, वो भी ठीक-ठाक स्थिति में है। ठीक है, वैसे संविधान ऐसा पूछा गया जिससे आपके सबसे कम प्रश्न गलत हुए होंगे फिलहाल, लेकिन टफ, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। फिलहाल ये संविधान के प्रश्नों का एनालिसिस था। जितने प्रश्न आपके सही होंगे उसके आधार पर हम आपको बोनस अंक दे रहे हैं। ठीक है, आपको शेष प्रश्नों पर भी हम लगातार ये चर्चाएं जारी रखेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम आईएएस के साथ, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। हमारा एक ऐसा कोर्स प्रारंभ हुआ है जिसमें आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अभी आने वाले परीक्षाओं के लिए आप उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, और हम कुछ स्पेशल कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन पीसीएस मेंस का बैच शुरू हो रहा है, जिसमें यूपी स्पेशल के लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं, हिंदी और निबंध की क्लासेस शुरू हो रही हैं। उस क्लास के साथ आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर जुड़िए आप, और उसके लिए देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए और सीधे आप हमारे दिए गए इन नंबर के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ आप कॉन्टैक्ट कीजिए। लेकिन उसके पहले आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ये सभी एनालिसिस जो है सबसे बेहतरीन तरीके से मिल रही है, सबसे अच्छे तरीके से मिल रही है। संपूर्ण विषयों का आपका ऐसे ही अध्ययन आपको किया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर आपके साथ कंटिन्यू इस क्लास को हम जारी रख रहे हैं।